नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कैन के इंटरोगेटिव यूज़ के बारे में देखेंगे। देखिए, हमने कैन मॉडल्स की शुरुआत कर दी थी और उसमें हमने पॉजिटिव यूज़ और नेगेटिव यूज़ को देख लिया था। और आज हम इसी के अगले यूज़ के बारे में यानी कि इंटरोगेटिव यूज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न सूचक, मतलब जब क्वेश्चन पूछते हैं ना, क्या मैं खा सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें क्वेश्चन मार्क लास्ट में होता है। जिस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लास्ट में होता है उस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाए उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो देखिए, इंटरोगेटिव बनाते समय हमें बस स्ट्रक्चर का ध्यान देना है, या किसी भी चीज़ को बनाते समय केवल और केवल स्ट्रक्चर का ध्यान देना है। जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट पहले होता है और कैन बाद में, लेकिन इंटरोगेटिव बनाते समय कैन पहले आ जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। बस इतना ध्यान देना है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और फिर बचा हुआ ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए, सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। और इंटरोगेटिव है ये, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है इस तरीके का। जिस सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो और सेंटेंस के आखिर में लिखा हुआ हो सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं, तो उन सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ये है। सबसे पहले आएगा कैन, उसके ठीक बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद बचा हुआ ऑब्जेक्ट, और उसके ठीक बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे मैंने लगाना भूल गया हूँ, क्वेश्चन मार्क रहेगा एट द एंड में। तो चलिए एक आध एग्जांपल हम देख लेते हैं। उदाहरण के लिए लिखा हुआ है, क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम समझते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है मैं यानी आई, इंग्लिश में इसको कहेंगे आई। तो जैसा कि हमारे स्ट्रक्चर में है, सब्जेक्ट बीच में रहेगा कैन और वर्ब फर्स्ट फॉर्म के। सब्जेक्ट जो है बीच में रहेगा कैन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के, यानी कि कैन सबसे पहले आएगा इस सेंटेंस में, क्योंकि लास्ट में लिखा हुआ है सकता हूँ, है ना। सकता हूँ के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, मैंने पहले भी बताया था। तो सबसे पहले यहाँ पे कैन लिख देंगे, कैन। उसके ठीक बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो मैंने बताया अभी सब्जेक्ट है हमारा मैं, तो मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं, तो आई लिख देंगे, हो गया ये हमारा। आई लिख के सब्जेक्ट लिख के उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यानी कोई भी काम, कोई भी एक्शन। तो इसमें काम क्या है? लिखना, लिखना हमारा काम है। और लिखने को इंग्लिश में कहते हैं राइट, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे लिखेंगे राइट। बस अब होगा बचा हुआ ऑब्जेक्ट। अगर है ऑब्जेक्ट तो लिखेंगे, और अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे, सीधा हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया और ये हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या वह चल सकता है? तो अगेन हम इसमें सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। हमारा सब्जेक्ट है वह। सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है ना, जो भी कोई एक्शन ले रहा है, जो कार्य करने वाला बंदा होगा, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। वो आई हो सकता है, मी हो सकता है, सॉरी मी नहीं, आई हो सकता है, ही शी हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है। ये सभी के सभी सब्जेक्ट होते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट है वह। वह को इंग्लिश में कहते हैं ही या फिर शी। अब ही लगाएंगे कि शी लगाएंगे, ये हमको पूरा सेंटेंस पढ़ने से पता चलेगा। देखिए पूरा सेंटेंस क्या है, क्या वह चल सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे आया है सकता है, यहाँ पे सकती है तो नहीं आया है, यहाँ पे आया है सकता है। तो सकता है एक लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हिंदी में आपको पता ही होगा, इतना तो पता ही होगा। क्या वह चल सकता है का मतलब यहाँ पे एक लड़के की बात हो रही है, एक मैस्कुलिन जेंडर की बात हो रही है। और मैस्कुलिन जेंडर के लिए हम वह के लिए हम लगाएंगे ही। ये हमारा सब्जेक्ट होगा। लेकिन हमारे स्ट्रक्चर में सबसे पहले कैन आता है, तो हमने सबसे पहले कैन लिख दिया। उसके ठीक बाद सब्जेक्ट आता है, हमारा सब्जेक्ट है ही लिख दिया। और उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यानी कोई भी काम। तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है? चलने का काम हो रहा है। चलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? चलने को इंग्लिश में कहते हैं वॉक। तो हमने लिख दिया वॉक। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब बची हुई चीज़ें, ऐसा समझिए, जो भी बच जाता है हम ऑब्जेक्ट बाद में लिखते हैं। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमने सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया है, कैन ही वॉक, क्या वो चल सकता है। अब उसके ठीक बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखिएगा, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क का मतलब ही होता है इंटरोगेटिव। अगर आपने यही नहीं लगाया तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, आंसर पूरा गलत हो जाएगा। तो हमने इस सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर लिया। दो एग्जाम्पल्स हमने देख लिए।
अब आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस दिए जाएंगे हिंदी में और आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। होगा तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि आप सीख पा रहे हैं कि नहीं। तो आइए कुछ सेंटेंसेस हम देख लेते हैं जिसको ट्रांसलेट करने के लिए मैंने दिया है। तो देखिए, ये कुछ सेंटेंसेस है जो मैंने लिखे हैं आप सबके लिए और आपको इनको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो सबसे पहला सेंटेंस है, क्या मैं सो सकता हूँ। इसमें सब्जेक्ट है हमारा मैं इतना बता सकता हूँ, बाकी का आप ट्रांसलेट कीजिएगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, और वर्ब क्या है, सोना। क्या रोहन जा सकता है। इस सेंटेंस में रोहन जो है हमारा सब्जेक्ट है और जाना एक वर्ब है। आगे देखिए, क्या आप बोल सकते हैं। इसमें आपको इंग्लिश में बोलेंगे यू, आपको क्या बोलेंगे, यू। तो यू हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और बोलना, स्पीक माने बोलना, तो ये जो बोलना है ये हमारा वर्ब हो जाएगा। क्या हम नाच सकते हैं। तो इसमें जो हम है, हमको बोलेंगे वी, और नाचना, डांस, ये हमारा वर्ब है। अगले सेंटेंस को देखते हैं। क्या सोहन ताली बजा सकता है। तो सोहन हमारा सब्जेक्ट और ताली बजाना हमारा वर्ब है। ताली बजाने को इंग्लिश में कहते हैं क्लैप, ताली बजाने को इंग्लिश में कहते हैं क्लैप। अगला देखिए, अगला सेंटेंस है हमारा, क्या पिताजी आ सकते हैं। तो यहाँ पे पिताजी जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, पिताजी यानी फादर, और आना यानी कि कम, कैन पिताजी कम। तो ये जो कम है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो मैंने आपको सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही समझा दिया है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें कौन सा है सारे सेंटेंस में बता दिया गया है। बाकी का आप ट्रांसलेट कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दूसरी बात, ऐसे और भी अलग अलग सेंटेंसेस बनाइए आप खुद से और उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मेरा मानना है कि हर रोज़ कम से कम 50 से 60 सेंटेंसेस रोज़ ट्रांसलेट करने चाहिए, वरना प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी और आप जो भी पढ़ाया गया है वो भूल जाएंगे। आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए थैंक यू।